प्रीवियस लेक्चर में शायद मैं यहाँ तक पढ़ा था ना कि दे आर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। हाँ, while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there. वो बोलते हैं कि यार मैं अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था। फ्रांस बोलता है कि मैं सब सोच ही रहा था कि सडनली मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दी, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी और मेरा नाम सुनाई दिया। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स को सुनाने की, रिसाइट करने की। रिसाइट मतलब जैसे बोलते हैं ना कि टू रिसाइट द पोएम मीन्स इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू आर स्टार्टिंग इट एंड एंडिंग इट विदाउट एनी ब्रेक और लूप्स इन बिटवीन, कंटिन्यूअसली। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? क्या हो अगर मैं वो जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं एक बार में नहीं बोल पाया, विदाउट एक बिना किसी एक मिस्टेक के अगर नहीं बोल पाया, क्लियर और लाउड नहीं बोल पाया, तो क्या होगा? क्या मैं अपनी लैंग्वेज पर, अपनी एक पहचान पर धब्बा होऊंगा? ये सारी चीज़ें उसके दिमाग पर चल रही हैं और ये सब सोच ही रहा था। वो सोच रहा था, देखो यार एक बड़ी अजीब सी बात है, वो सोच रहा था कि मैं कुछ दूर तक तो बोल ही लूँगा बिना रुके, बिना थके और बिना किसी गलती के। पर एक्चुअली क्या हुआ, वो एक भी वर्ड ढंग से नहीं बोल पाया। पहले वर्ड में ही उसने सब कुछ गड़बड़ कर दी और वहाँ पर खड़ा हो गया और अपनी जगह पर सिर नीचे करके खड़ा हो गया। और सोचो कि तुम अपनी बेंच पर खड़े हुए हो और यू आर एंड योर टीचर इज टेकिंग टेस्ट, और वो आपका टेस्ट ले रही हैं और आपको नहीं बनता और बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिएशन, बिकॉज ऑफ इन्हें शर्मिंदा होने के कारण आप क्या करते हो? आप बहुत टाइट से बेंच पकड़ते हो ना, बहुत टाइट से बेंच पकड़ते हो, नीचे देखते हो कि काश पढ़ लिया होता। एक दिन पहले दिमाग में आ रहा था अरे चांस तो आएगी नहीं, लेकिन अब चांस आ गई, तो अब आप बेंच डेस्क पकड़ कर खड़े हुए और सोच रहे हो काश पढ़ लिया होता। नीचे मुंडी है, नीचे सिर है और आप ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं करते, हिमाकत भी नहीं करते कि ऊपर टीचर की आंखों से आंख मिला पाओ। कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है, पर ये सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है। क्यों? हमने वैसा नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमको चांस मिलेगा। वी आर दैट मच लेजी कि हमको लग रहा है कि कल हमको चांस मिलेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग कंटिन्यूअस चांसेस टू परफॉर्म। वी आर नॉट दैट मच एंथुसियास्ट विद अवर वर्क। पर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि उनको कल ये चांस मिले ही ना, फ्रांस को चांस मिले ही ना। हो क्या सकता है? मिलेगा ही नहीं। कल से जर्मन्स आ रहे हैं टू ओवरटेक everything, to overtake their empire, to overtake their language, to overtake their identity। सब कुछ छीनने वाला है कल और उनको चांस नहीं मिलने वाला। ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर खा रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है एज यूजुअल जितना वो करता। हो सकता है आज से कुछ हफ्तों पहले या कुछ दिनों पहले अगर ऐसा हुआ होता तो वो इतना ह्यूमिलिएटेड फील ना करता, ऑब्वियसली नहीं करता, पर आज सिचुएशन थोड़ी अलग है। I won't scold you. I heard Emmanuel say to me, I won't scold you little friends. You must feel bad enough. जैसा मैंने आपसे कहा कि फिर वो उसको एमएमएल बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, छोटे बच्चे, छोटे फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। ऑलरेडी तुमने काफ़ी कुछ देख चुका है, काफ़ी कुछ समझ चुका है और अब तक तुम्हारे ये समझ में आ चुका होगा कि तुमको अपनी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी। तुम काफ़ी शर्मिंदा हो चुके हो एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू। See how it is। देखो क्या हो गया। Every day we have said to ourselves, हर दिन हम खुद से बोलते हैं, वाह I have plenty of time, I have plenty of time, I have plenty of time। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, I will learn it tomorrow। मैं इसको कल पढ़ूंगा। And now you see where we have come out। अब देखो अब क्या हुआ, हम कहाँ पर आकर खड़े हैं, क्या स्थिति है हमारी कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी एथिक्स, अपनी वैल्यूज को कल खो देंगे। क्या इसी दिन के लिए हम उन चीजों को टालते थे? क्या हम इस दिन के लिए, इस कल के लिए उस आज को बर्बाद करते थे? उनके मन में एक प्रश्न है कि ये हमारा जो कल है ना वो आज में ही सीमित हो जाएगा, आने वाला कल हमारा आज में ही सीमित हो जाएगा। That's the great trouble with Alsace।
बहुत बड़ी मुसीबत है आलसेस पर। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब कल जो फेलोज आएंगे, कल जो फेलोज मतलब होता है, फेलोज मतलब जैसे क्लास फेलोज होते हैं ना, क्लास फेलोज, फेलोज मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो भागीदार होते हैं, ग्रुप के मेंबर, उसको फेलोज बोलते हैं। जैसे क्लास फेलोज क्लासमेट्स, ऑफिस फेलोज ऑफिस कलीग्स। ऐसे जो कल ऑफिसर्स आएंगे या जो कल टीचर्स आएंगे, उनका जो ग्रुप स्टाफ आएगा, उनको वो बोल रहे हैं जर्मन ग्रुप को, या जर्मन टीचर्स का जो ग्रुप आएगा, स्टाफ आएगा, उसको बोलते हैं कि कल जो फेलोज आएंगे, क्या तुमने उनको ये हक नहीं दे दिया कि वो तुमसे ये बोले, तुम पर ये सवाल उठाएं कि तुम फ्रेंचमैन कैसे हो, तुम फ्रेंच कैसे हो सकते हो जब तुम अपनी खुद की लैंग्वेज बोल या सुन नहीं सकते, बोल या लिख नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ से बाहर जाते हो, जैसे कहीं भी, आप इंडिया के अंदर ही देख लो, इंटरनली देख लो, अगर आप इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, और कोई साउथ इंडिया से यहाँ आता है, साउथ सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया में आता है, तो क्या हम उसकी लैंग्वेज से और उसके एसेंस से नहीं समझ जाते हैं कि ये साउथ इंडिया से है और किस स्टेट से? तो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज, हमारी मदर टंग, हमारी एथिक्स को, हमारी आइडेंटिटी को एक वैल्यूएबल एसेट प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसे है कि अगर वी एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर एक डमी बॉडी है, डमी है, तो हमारी लैंग्वेज, हमारी संस्कृति, हमारे एथिक्स, हमारे मॉरल्स, ये हमारी ब्यूटीफाई करने वाले एसेट्स हैं। तो हमने वो हक खो दिया और हमने उनको ये हक दे दिया कि हमसे वो सवाल पूछे कि तुम फ्रेंचमैन कैसे हो सकते हो अगर तुम फ्रेंच लिख या बोल नहीं सकते। But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. ये important line है, underline it. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Great deal का यहाँ पर मतलब है उनकी 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 जो चीज़ है, उनका ये जो हक है, जो उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी जो छिन रही है, ये ग्रेट डील है। ये कॉमन प्रॉब्लम है पूरे आलसेस की कि कल से वो अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, तो ये ग्रेट डील है। तो वो ये बोलते हैं कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स विद। तुम अकेले नहीं हो जो इस सिचुएशन पे हो, तुमसे बद से बदतर सिचुएशन में लोग हैं, और उसका कहीं ना कहीं कारण क्या है, जो कल से परिणाम होने वाले हैं। कल से हम खुद की लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, और इसके चलते हम सब खुद का तिरस्कार करने के लिए काफ़ी हैं। रिप्रोच मतलब खुद का तिरस्कार करना या खुद को ब्लेम करना। Your parents are not anxious enough to have you learn। अब उस चीज़ को सपोर्ट करते हुए एक एग्जाम्पल देते हैं कि your parents were not anxious enough to have you learn। तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं दिया, कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह पर उन्होंने तुमको मील्स पर, अपने खेतों पर, काम पर लगा दिया ताकि तुम उनके लिए एक्स्ट्रा ब्रेड एंड बटर अर्न कर सको, कुछ ज़्यादा पैसे कमा सको, जिससे उनका पारिवारिक माहौल या उनकी आर्थिक स्थिति बराबर रहे। लेकिन वो ये समझना भूल गए कि कल को अगर हमारी संस्कृति छिन गई तो पैसा कमाओगे कैसे। अगर कल को तुम्हारी आज़ादी छिन गई तो पैसे कमाओगे कैसे। तो अगर हम अपनी आज़ादी पर काम करते, अपनी संस्कृति पे काम करते, तो शायद आज से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा कमाते, पर उसके बारे में हमने सोचा नहीं। और आज परिणाम ये है कि कल से हम खुद को ही नहीं जानते होंगे, कल से हम किसी और की आइडेंटिटी पर जी रहे होंगे। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers? मैं खुद कहीं ना कहीं इस चीज़ में भागीदार था, मैं भी खुद को ब्लेम करूँगा। क्या मैंने वो, यार देखो, MML जो है ना, फ्रांस के माध्यम से हम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने गिल्ट को, अपनी ह्यूमिलिएशन को दर्शाना चाहते हैं। इसके लिए एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट या सपोर्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं फ्रांस से। क्या मैंने Have I not often sent you to water my flowers? क्या मैंने लगभग तुमको, लगभग मतलब प्रत्येक दिन या अल्टरनेटली, क्या अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा, जबकि तुम अपने लेसन्स पढ़ सकते थे? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली पकड़ने जाता था, तो क्या मैंने कभी
क्या मैंने तभी तुम्हें छुट्टियां नहीं दे दी? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk about French language. उस दिन एम हैमिल कहीं ना कहीं एक चीज से दूसरी चीज में फ्रेंच का जिक्र तो कर ही देते थे। बोलते थे कि दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वो फ्रेंच को बताते हैं कि यार फ्रेंच है क्या। ही इज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिंग और ब्यूटिफाइंग द लैंग्वेज, देयर ओन लैंग्वेज। वो बोलते हैं सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हमें गार्ड करना ही करना चाहिए। और गार्ड बस नहीं करना चाहिए, उसको याद भी रख लेना चाहिए। बिकॉज when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to keep to their prison. Then they open the grammar and read us our lesson. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगेन I'll tell you to underline this line because it's quite tricky also. Because when people are enslaved, हमको गार्ड क्यों करना चाहिए? इट्स अ क्वेश्चन कि क्यों बोलते हैं हमको गार्ड करना चाहिए, तो खुद समझो। इसको हम ऐसे समझते हैं ड्यूरिंग अवर टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बेसिक हिस्ट्री है कि जब हमारे उस टाइम पे जब शुरुआत में न्यूज़पेपर्स आए थे या प्रेस आई थी, मैगजीन्स आई थी, हम क्या करते थे? अपनी नेटिव लैंग्वेज पे छापते थे ताकि सिर्फ हम आपस के लोग समझ पाए, और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे या जिनकी कॉलोनीज थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, वो हमारी लैंग्वेजेस को ना समझ पाए और बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन हो पाए। सो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज अ वेरी स्मूथ communication between localities, our own native language played a significant role, and rest is the history. We know how that particular thing contributed drastically throughout the India, and we got the independence. So this is the most significant role of native language among the local people during the situation when they are enslaved, when they are colonized by another party. So this is a beautiful thing of our language, of our native language. और इसी चीज़ को समझाते हुए बोलते हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को होल्ड कर पाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे, आज ही नहीं, कल ही नहीं, आने वाले किसी भी समय पे कोई भी लोग अगर हम पर हमला करते हैं या हम पर राज करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी लैंग्वेज जानते हैं, तो उस चीज़ से, उस ज़बरदस्ती से हम जल्द से जल्द बाहर आ पाएंगे। एक तरह से वो उस बेड़ी की, उस एक जो गुलामी भरी बेड़ियाँ होंगी, हमारी लैंग्वेज उस गुलामी भरी बेड़ियों के लिए चाबी की तरह काम करेगा। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने क्या किया? ग्रामर खोला और अपना लेसन पढ़ना शुरू कर दिया। I was amazed to see how well I understood it. वो सोचता है कि आज मुझे इतना अच्छा समझ कैसे आ रहा है? How well I understood it. कितना अच्छा मैं इसको समझ पा रहा हूँ। All he said seemed so easy, or so easy. I think too that I have never listened so carefully, and he had never explained everything with so much patience. वो बोलता है कि ऑल ही सेड सीम सो इजी एंड सो इजी, आई थिंक टू। बोलता है कि यार मुझे सब आसान क्यों लग रहा है? फिर वो सोचता है शायद मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, और शायद एम हैमिल ने इतने धैर्य से कभी समझाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लगभग ये लाचार आदमी, पुअर मैन, पुअर मतलब पुअर इन सेंस कि बहुत ज़्यादा बेचारा, देयर इज़ नो ऑप्शन और अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ मिस्टर एम हैमिल अदर देन दिस। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है इसके अलावा। तो वो बोलता है कि ये जो मिस्टर एम हैमिल है, जिन्होंने फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड की इस स्कूल को, इस लैंग्वेज को, इस आइडेंटिटी को, तो वो चाहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले वो सब कुछ, एवरीथिंग जो कुछ जानते हैं, जो कुछ भी उन्होंने सीखा थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, वो एक बारी में हमारे दिमाग में भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमने राइटिंग के लेसन लेना शुरू किया। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैड। बोलते हैं कि उस दिन राइटिंग के लिए मिस्टर एम हैमिल ने नई कॉपीज हमारे लिए लाई थी, और उन्होंने उसमें ब्यूटीफुल राउंड हैड। बेसिकली मुझे क्या लगता है, जैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पिछली बार, कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये अल्फोंसो डॉडेट ने फ्रेंच में लिखा था, और ये इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये ऐसा इसलिए कि ड्यूरिंग माई रिसर्च
ड्यूरिंग माई रिसर्च आई फाउंड आउट कि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिकी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिकी फ्रेजेस और स्टेटमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इंग्लिश लिटरेचर से लिंक्ड नहीं है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो मुझे समझ में आया कि यार क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा था, तो ड्यूरिंग इट्स ट्रांसलेशन, जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स थे जिनकी जिनकी जिनका अर्थ इतना क्लैरिफाई नहीं हो पाया, जिनका इतना ज़्यादा जो मीनिंग थी इतनी क्लैरिफाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं राउंड हैंड का मतलब मेरे हिसाब से कर्सिव राइटिंग है, तो उन्हें बहुत प्यारे राउंड हैंड मतलब कर्सिव राइटिंग से उन्होंने कॉपीज पर लिख रखा था फ्रांस, आलसेस, फ्रांस, आलसेस, क्या लिख रखा था? फ्रांस, फिर लिख रहा था आलसेस, फिर क्या लिखा था? फ्रांस, फिर क्या लिखा था? आलसेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. वो बोलता है कि ऐसा लग रहा था मानो हर डेस्क के कोने से ऐसे झंडे तैर रहे हों। ये इमेजरी है, उन्होंने यूज़ किया है। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजरी। वो यहाँ पे इमेजरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से मेटाफोरिकली बात कर रहे हैं कि तुम दिमाग में जोर डालो और सोचो कि तुम्हारे पास एक कोड है, ड्रेस कोड है। और इसी तरह इसमें बुक्स में इन्होंने जो नोटबुक्स बनाई थी उनमें फ्रांस और आलसेस सब में लिखा था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे की पूरी क्लासरूम में पूरे झंडों से कवर है। तो ये एक इमेजरी उन्होंने प्रोड्यूस की है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। ऑट मतलब आपको बिल्कुल देखना चाहिए था कि सब लोग कैसे अपने काम कर रहे थे और कितनी शांत और कितने धैर्य से कर रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सिर्फ एक ही ध्वनि पूरी क्लासरूम में आ रही थी, वो थी पेन और पेपर की। सो बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, तो लिटरली यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। The only sound was the scratching of pencil over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little swan who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. वो बोलते हैं, यार देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है फॉर मी। तो अगर आपको कहीं भी पता चले, अपने स्कूल में पता चले या किसी भी अल्टरनेटिव सोर्स से पता चले, तो प्लीज़ मुझे बताना। ड्यूरिंग माई रिसर्च मैंने ये जाना कि यहाँ पे जो मीनिंग है द ओनली साउंड के बाद वंस सम बीटल्स फ्लो इन, जब बीटल्स अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fishhooks। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। फिश हुक्स का मतलब क्या हो सकता है? तो ये ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन हो रहा था फ्रेंच से इंग्लिश लैंग्वेज में इस पूरे टॉपिक का, तो वहां पर फिश हुक्स और कर्सिव राइटिंग, मतलब समझते हो जब छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे लिखते हैं, स्टिक वर्ड्स है ना, खड़े खड़े शब्द लिखते हैं ना, ए देन बी देन सी, मतलब वो लिखना सीख रहे होते हैं ड्यूरिंग देयर इनिशियल स्टेजेस। तो वो बोलते हैं, मिस्टर फ्रांस बोलता है, मिस्टर नहीं, छोटा बच्चा बोलता है फ्रांस, कि यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपना काम इतने धैर्य से, इतनी निष्ठा से कर रहे थे, इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन से कर रहे थे कि उन्होंने बीटल्स पर ध्यान ही नहीं दिया। मानो उन बच्चों को भी ऐसा लग रहा हो, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसा लग रहा है कि वो खुद को फ्रेंच महसूस कर रहे हैं और खुद को फ्रेंचमैन बताना चाहते हैं हमको, हम रीडर्स को। तो ये कंफ्यूजन था जो छोटा सा मैंने रिसर्च किया। ये अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च और अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मैं ये सोचता हूँ इसकी यही मीनिंग होगी, और भी मीनिंग मेरे हिसाब से है नहीं। फिश हुक्स का मतलब यहाँ पे कर्सिव राइटिंग हो, फिश हुक्स मतलब थोड़ा टेढ़ा स्टिक वर्ड्स, खड़े खड़े शब्द। On the roof the pigeon cooed very low and I thought to myself। अब यहाँ पे एक सार्कास्टिक टोन में जो यहाँ इसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉडेट, उन्होंने टारगेट किया किसको, जर्मन्स को या जो उनके एनिमीज थे। वो बोलते हैं कि ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, छत पर जो कबूतर थे बहुत धीमे से कू किया उन्होंने, बहुत धीमे से अपनी आवाज निकाली, जो भी वो निकालते हैं। Then I thought to myself, तब फ्रांस सोचता है कि क्या
विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स ऑल्सो? क्या वो पिजन्स को भी जर्मन बोलने में मजबूर करेंगे? मतलब एक तरह का एक व्यंग है, एक सरकाज़म है जो ऑथर ने फ्रांस के माध्यम से हम तक पहुंचाया कि क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन बोलने के लिए मजबूर करेंगे जैसे इन्होंने हमको किया है? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill, sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी मैं ऊपर अपना सिर करके ऊपर देखता था लिखते लिखते, तब मैं मिस्टर एमएमएल को देखता था कि वो अपने चेयर पर बिना किसी मोशन के, बिना हिले डुले बैठे हुए हैं और हर तरफ एक नज़र घुमाना चाहते हैं, जैसे मानो वो हर चीज़ को अपने यादों में, अपने डिस्टेंट मेमोरीज में बसा लें, अपने डिस्टेंट मेमोरीज में हमेशा हमेशा के लिए बसाना चाहते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में, है ना, हमेशा उन चीज़ों को बसा लेना चाहते हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए वो हर जगह अपनी नज़र फेरते हुए मुझे दिखते हैं जब भी मैं लिखते लिखते अपना सिर ऊपर करता हूँ। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. Fancy, it's an exclamation. Oh भाई वाह वाह क्या बात है। For 40 years he had been there in the same place. 40 साल के लिए उस जगह पर थे हम, 40 साल के लिए। With his garden outside the window and his class in front of him. वो एक बता रहे हैं, मतलब सेटिंग बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहा है फ्रांस कि वो इस जगह पर कम से कम 40 साल के लिए थे और इस विंडो से बाहर उनका फ्लावर था, उनका गार्डन था और जस्ट उसके सामने हमारा क्लासरूम। So you are going to end this chapter soon after a few paragraphs. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined around the windows to the roof. तो एक सेटिंग है, एक बैकग्राउंड है जो बताता है फ्रांस कि कैसे जो मिस्टर एमएमएल थे, ठीक हमारी क्लासरूम के सामने उनका गार्डन था और उन गार्डन्स में वॉलनट ट्रीज थे, लंबे लंबे वॉलनट ट्रीज थे, होप वाइन थे जो प्लांटेड थे, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और वो कैसे देखा आपने, वो पेड़ देखे हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं उनको शायद, क्लाइंबर्स बोलते हैं वो प्लांट जो है क्लाइंब करते हैं, जैसे अंगूर का पेड़ हो गया, लौकी का पेड़ हो गया, ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे क्लाइंब करते हैं थ्रू अ सपोर्ट ऑफ एनी वुड, और जिस चीज़ का सपोर्ट पाते हैं। तो हॉप वाइन भी कुछ उसी प्रजाति का एक पेड़ है, उसमें भी कुछ छोटे मोटे ऐसे फल लगते हैं खाने वाले। तो वो बोलता है कि वो जो होप वाइन थे ना, विंडो से होते हुए रूफ को टच करते थे, twinned about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all to a man. कैसा उसको लग रहा होगा, उसका तो मानो दिल ही टूट गया होगा। किसको बोल रहा है, मिस्टर एमएमएल को। फ्रांस बोलता है कि ऐसा लग रहा है मानो सर का दिल ही टूट गया हो। Oh, poor man. To hear his sister moving about in the room above packing their trunks for many must leave the country next day. ये सब तो है ही, सोचो उसकी जो बहन है वो ऊपर के कमरे पे क्या कर रही है, ट्रंक्स, मतलब जो ट्रंक्स, देखो ट्रंक्स मतलब वो पेटी होती है लोहे की छोटी वाली, उसको ट्रंक्स बोलते हैं। तो ट्रंक्स पे सामान पैक कर रहा है, रूम पे पैक कर रही है ऊपर। तो ये सुन सुनकर उनका दिल और बैठा जा रहा है कि अब समय करीब आ रहा है इस क्लास को छोड़ देने का, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देने का। तो सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा है कि कल उनको कंट्री छोड़ देनी होगी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर फिर भी वो अपनी निष्ठा को, अपनी हिम्मत को बना कर बैठे हुए हैं और हर लेसन को लास्ट तक सुनने की हिम्मत रखते हैं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद जैसे पहले किसका हुआ, ग्रामर का, फिर किसका हुआ, राइटिंग का, फिर किसका हो रहा है, अब हिस्ट्री का लेसन चल रहा है। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसो हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्रिमर इन बोथ हैंड्स। अब क्या हुआ, हिस्ट्री क्लास चल रही है। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बताता है कि हाँ अब वो छोटे बच्चे हैं, अब वो अपनी एक्चुअल स्टेट में आ रहे हैं। अब वो बा बेबू जो आवाज़ें निकालते हैं बच्चे निकाल रहे हैं। और डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, शुरुआत में बताया था ना कि ओल्ड हॉसर लोग बैठे थे, पीछे बैक में जो ओल्ड हॉसर है उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स, उनके हैवी ग्रेट स्पेक्टिकल्स थे, उन्होंने वो लगा रखा है। अपनी प्रिमर अपने दोनों हाथ पर पकड़ी हुई है। प्रिमर मतलब जो उनकी किताबें हैं, जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज की जो डिवाइन बुक है, जैसे हमारी गीता है,
इस्लाम में कुरान शरीफ है, और आई थिंक क्रिश्चियनिटी में बाइबल है। तो ये इस तरह प्रीमर उनकी फ्रेंच लैंग्वेज की कोई बुक होगी। प्रीमर इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर दैट डिवाइन बुक, पर उनका कोई लोकल नेम भी होगा बुक का। तो वो ऐसे अपना चश्मा लगाए हुए हैं और प्रीमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है, और ही इज स्पेलिंग दोज लेटर्स। वो क्या कर रहे हैं, उन लेटर्स को पढ़ रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग एंड हिज वॉइस ट्रम्बल विद इमोशन, है ना। वो रोते रोते पढ़ रहे हैं, और जब वो रोते रोते पढ़ रहे हैं तो उनकी आवाज़ में एक अलग सी शेकीनेस है, एक अलग सी ट्रेम्बलनेस है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखा, छोटे बच्चे जब वो शुरुआत में पढ़ नहीं रहे होते, फिर पापा लोग मारते हैं, तो कैसे करते हैं, रोते रोते बोलते हैं ना, ऐसे रोते रोते पढ़ते हैं। तो सेम स्टेट में वो जो ओल्ड हॉसर है, वो रोते रोते प्रीमर से कुछ शब्द पढ़ रहे हैं। You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अब ये ऐसी सिचुएशन है, देखो बच्चा है, ओल्ड फ्रांस क्या है, बच्चा है, इतना तो सीरियस हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ऑथर इज ट्राइंग टू हिट द रियलिटी ऑल्सो। ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट दैट रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं फ्रांस एक बच्चा भी है। वो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, पर हाँ इतना ज़्यादा ना समझ भी नहीं है कि सिचुएशन को वो समझ ना सके। It was so funny to hear him that he all wanted to laugh and cry. We all wanted. इतना फनी था और इतना दुखदाई था कि हमको लग रहा था कि हम हंसें या रोएं। मिक्स्ड इमोशंस यहाँ पर थी। How well I remember it, that last lesson. कैसे मुझे वो लेसन इतना अच्छे से याद है। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from Dresden sounded in our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. Now this is very important. Again underline this particular phrase. I never saw him look so tall. ये बहुत important line है. Underline after समझाता हूँ. All at once the church clock struck 12. अचानक से, ऑल एट वंस, समझो, ऑल एट वंस। इसके पहले जो फ्रांस था वो क्या करता था, वो कोशिश करता था, हमेशा सोचता रहता था कि यार कभी क्लास बीतेगी। यूजुअली जो हम करते हैं, जैसे अगर हमारी हिंदी की क्लास चल रही है या इंग्लिश की क्लास चल रही है, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार जल्दी क्लास जाए ना, घड़ी में देखते हैं बार बार। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ऑल एट वंस, अचानक से चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बजे। मतलब it's a direct indication to leave the school now. Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussian returning from Dresden sounded under our windows. अब समझो इन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी, ऑथर ने ये चीज़ क्यों मेंशन की। वो फिर से ऑडियंस को याद दिलाना चाहते हैं कि जो प्रूशियंस हैं, जो कि अब यहाँ जीत चुके हैं, वो हमारी विंडो के नीचे से जा रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग। अपनी ट्रेनिंग करने के बाद, ड्रिलिंग कंप्लीट करने के बाद वो हमारी विंडो से होते हुए जा रहे हैं। तो ऑडियंस इज ट्राइंग टू मेक अस लर्न अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन कि कल से होने क्या वाला है। मिस्टर एम हेमल खड़े हुए, बहुत ज़्यादा मनहूसियत फैली हुई थी पूरी क्लास में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान और रूखा सा चेहरा था उनका, वेरी पेल। चेयर पर खड़े हुए, मतलब चेयर की जगह पर खड़े हुए। I never saw him look so tall. Now this is very important line. I never saw him look so tall. Tall ये नहीं बता रहा वो कितने लंबे थे। So tall मतलब उनकी इमेज अब जो फ्रांस था उनके सामने क्या हो गई है। So tall मतलब महान। वो सोच रहा है कि मैंने एम हेमल को इतना महान कभी नहीं समझा, इतना महान कभी महसूस नहीं किया इससे पहले। माई फ्रेंड्स सेड ही, वो कौन बोलता है, बोलते हैं मेरे दोस्तों। I but something choked him. He could not go on. I then he turned to the blackboard. फिर वो blackboard की तरफ पलटे। He took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. उन्होंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी
जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने क्या लिखा बोर्ड पर, वी विल अ फ्रांस, वी विल अ फ्रांस. दिस इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टेटमेंट, वी विल अ फ्रांस. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. School is dismissed. You may go. Vive la France means long live France. Then he stopped. फिर वो रुक गए. उन्होंने अपना सिर बोर्ड पर टिकाया और टिकाते हुए बिना कुछ बोले उन्होंने हाथों से इशारा किया, अब आप जाओ, स्कूल बंद हो चुका है, स्कूल खत्म हो चुका है. So this is the end of this chapter. Yeah, it's not a good end, but it's not possible to get happy ending always. It's a reality. Sometimes we have to cope up this reality in a neutral way also. और यहाँ पर सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ. अब ये एक तरह से ओपन एंड सिचुएशन है. इसको जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे, तो इसको हमारी सर या मैम ने बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंडिंग. हमने क्या किया, इसको ओपन छोड़ दिया एंडिंग को. हमें नहीं पता कि कल क्या होगा या क्या हुआ, क्या सच में ऐसा हो गया. अब देखो, मैं अगर होता ना इस जगह पे तो मैं क्या सोचता, मैं दो सिचुएशंस को सोचता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें सोचना. ये यार पता है, ये भी तो लोकल एग्जाम्स में ऐसा होता है, पर जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं ना उनमें यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप एंड लिखते तो कैसा एंड लिखते, एंड आपका कैसा होता. तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं एंड्स के. आप भी सोचना, बताना क्या एंड्स हो सकते थे. मैं जो एंड्स सोच पाता वो ये सोच पाता कि हो सकता है कि जर्मन्स ने अपना प्लान विड्रॉ कर दिया हो और ये जो फ्रांस था, एल्सेस था, इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज वापस मिल गई हो, और अगले दिन एम हैमल को ये इन्फॉर्मेशन मिली हो जब वो अपने स्टेशन में थे और छोड़ने वाले थे, और उन्होंने अपना प्लेन छोड़ के या जो भी था वो छोड़ के वापस आए, और जो बच्चे थे उन्होंने उनका बहुत वार्म वेलकम किया. और तब से हर एक व्यक्ति ने इस अल्सेस के अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया, और आगे चल के फ्रांस जो है एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सोसाइटी बनकर निकला. तो ये एक अच्छा एंडिंग हो सकती है. और दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि हमेशा के लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज खो दी, पर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये अच्छी एंडिंग्स हो सकती थी. और दिस अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट हैं, इसको हम लोग ट्राई करेंगे, सोचेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि और इसकी क्या मीनिंग्स हो सकती हैं. इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से. ये आपको प्रोजेक्ट के तौर पे मिलेगा. आई एम 100% श्योर, नॉट 100%, लेट इट बी 90%, या 90% श्योर कि आपको ये प्रोजेक्ट के फॉर्म पे मिलेगा कि व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट एंड हाउ डू यू थिंक दे कीप द लैंग्वेज अलाइव. फॉर एग्जांपल, पंजाबीज इन बैंगलोर, तमिलियंस इन मुंबई, कन्नडिगाज इन दिल्ली, गुजरातीज इन कोलकाता. तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि मिले हो आपको प्रोजेक्ट के तौर पे. तो इसकी चिंता नहीं है आपको प्रोजेक्ट के तौर पे. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, दीज बॉक्स स्टेटमेंट्स एंड बॉक्स क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. और जितनी मैंने स्टेटमेंट्स अंडरलाइन कराए दे आर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. और यही बॉक्स वाले क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर. बस दैट्स इट. ऑथर का नाम याद रखना इतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ऑथर के बारे में इतना पूछता नहीं है. लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप ऑथर का नाम यूज़ करते हो अपने आंसर्स को फ्रेम करते वक्त, तो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है. और वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपकी एग्ज़ाम कॉपीज़ को चेक कर रहा है, उसके ब्रेन पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. सो ये सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का. अब हो सकता है कि मैं कंटिन्यूएशन में इसका सेकंड पार्ट डालूं, या हो सकता है कि हम हिंदी भी शुरू करें, या ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हिंदी ऑल्सो, या फिर हम विस्तार भी शुरू कर सकते हैं. सो लेट्स वेट क्या आता है अगला टॉपिक. बट दिस इज एन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. थैंक यू सो मच.